ऑनलाइन लेक्चर के इस क्रम में टीचिंग पेडागोजी के सिद्धांतों में आज के सिद्धांत पे हम लोग बात करेंगे। आज के सिद्धांत का नाम है ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन कुछ थ्योरी ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनसे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी थी। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जिन लोगों ने अच्छे से समझ ली होगी, उसके आगे के क्रम में ही ब्रूनर की थ्योरी पढ़ाई जाती है, क्योंकि पियाजे की थ्योरी के बाद ही पियाजे के सिद्धांत के सिमिलर ही ब्रूनर ने अपना सिद्धांत दिया है। तो सबसे पहले जरूरी है कि पियाजे के सिद्धांत को ठीक से समझा जाए, ताकि ब्रूनर के सिद्धांत को बड़े आसानी से समझा जा सके। पियाजे की थ्योरी थोड़ी लंबी है, लेकिन ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो बहुत ही छोटा है और उसमें कुछ ही टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पियाजे के सिद्धांत के साथ ब्रूनर के सिद्धांत को जब आप कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तभी आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पियाजे के सिद्धांत में बताया था कि पियाजे के सिद्धांत में 4 स्टेज थी, लेकिन इसके कंपेयर में ब्रूनर के सिद्धांत में 3 स्टेज हैं। पियाजे के सिद्धांत में 4 स्टेज, तो ब्रूनर के सिद्धांत में 3 स्टेज। लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा कि पियाजे की जो स्टेजेस थी उसके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, वो ब्रूनर के जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसमें कौन सी स्टेज किस तरीके से मैच करती है, इसको आपको समझना पड़ेगा और कनेक्ट करना पड़ेगा, ताकि दोनों सिद्धांत आप ठीक तरीके से याद रख सकें। ब्रूनर का पूरा नाम है जीरोम ब्रूनर। अब जीरोम ब्रूनर जी जो हैं वो यूएसए से बिलोंग करते हैं, यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में पियाजे के सिद्धांत का आधार लेते हुए उसे थोड़ा सा बढ़ाया, उसको थोड़ा सा खोल के और विश्लेषण करके उसको बताया। उनका यह मानना था, उन्होंने एक शब्द लिया रिप्रेजेंटेशन। इनका ये सिद्धांत पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन वर्ड पर आधारित है। रिप्रेजेंटेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधित्व। इनका यह कहना था कि आप लोगों को पियाजे के सिद्धांत में भी मैंने पढ़ाया था कि मेंटल इमेज किसी भी इन्वायरमेंट से हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा जो सूचना हमारे दिमाग में जाती है उसकी एक इमेज मन में बनती है, जिसे मेंटल इमेज या स्कीमा के नाम से मैंने बताया था कि जानते हैं। तो ब्रूनर ने यह बताया कि बच्चे के अंदर जो इन्वायरमेंट से कांटेक्ट बनाने के बाद जो अनुभव होते हैं, उन्हें उन अनुभवों को बच्चा किस प्रकार से व्यक्त करता है, यह अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से व्यक्त करता है। जैसे पहले स्टेज में एक्शन के आधार पर व्यक्त करता है, दूसरे स्टेज में प्रतिमा के आधार पर व्यक्त करता है, तीसरे स्टेज में चूंकि बच्चा विकसित हो चुका होता है तो वह इनकोड डिकोड करके भाषा के आधार पर या सिंबल के आधार पर इन्वायरमेंट से प्राप्त होने वाले सेंसरी स्टिमुलस के आधार पर जो उसको अनुभव होता है उसे वह इनके आधार पर व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ पे मेन बात जो समझने वाली है वो यह है कि बच्चा जब इन्वायरमेंट से कांटेक्ट बनाता है, उसका जब संपर्क होता है, तो उसके मन में जो प्रतिमा बनती, मन में जो उसकी चीजें बनती हैं, तो वह किस रूप में प्रतिनिधित्व किस स्टेज में किस तरीके से होता है। इसके लिए इन्होंने 3 स्टेज बताई। पहला स्टेज इन्होंने बताई इनएक्टिव स्टेज। इनएक्टिव स्टेज क्या बताया इन्होंने? इनएक्टिव स्टेज। दूसरी स्टेज इन्होंने बताई आइकोनिक स्टेज। तीसरी स्टेज इन्होंने बताई सिंबॉलिक स्टेज। इनके नाम से ही इनके बारे में समझ में आ रहा है। इनएक्टिव स्टेज जो है वह एक्शन बेस्ड होती है, क्रियात्मक आधारित अवस्था। इनएक्टिव स्टेज एक्शन आधारित होती है, आइकोनिक स्टेज इमेज आधारित होती है, चित्र आधारित, और सिंबॉलिक स्टेज जो है वह भाषा आधारित होती है। इसलिए इनको तीनों को इस नाम से भी जानते हैं, एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड। ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर आगे
आगे आपको यह समझना है कि जिस तरीके से पियाजे ने अपने चारों स्टेज की उम्र बताई थी, ऐसे ही ब्रूनर ने भी अपने चारों स्टेज की उम्र बताई है। पहली स्टेज जो इनेक्टिव स्टेज है, एक्शन बेस्ड स्टेज, क्रिया आधारित अवस्था, इसकी उम्र उन्होंने 0 से 2 साल तक बताई है। दूसरी जो स्टेज है वह है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज की उम्र इन्होंने, जिसको हम लोग कहते हैं इमेज बेस्ड, इसकी उम्र इन्होंने बताई है 2 से 7 साल। और तीसरी स्टेज जो है सिंबॉलिक, जिसको हम लोग भाषा आधारित कह रहे हैं लैंग्वेज बेस्ड, उसकी उम्र इन्होंने बताई है 7 से 15 वर्ष। यह आपको अच्छे से नोट कर लेना है, इसको आपको रटना पड़ेगा, अपना ट्रिक बना के इसको आप याद कर सकते हैं। समझने वाली चीजें मैं आपको बताऊंगा। समझने वाली चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वह यह है कि इनका सिद्धांत प्रतिनिधित्व पर आधारित है, और प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है कि बच्चा एनवायरनमेंट से जो चीज ग्रहण कर रहा है उसको किस रूप में प्रतिनिधित्व उसके माइंड में उसका होता है। फिर बच्चा जो है एक्टिव लर्नर होता है और यह नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत है, संरचनावाद का सिद्धांत है, उसके मुख्य सिद्धांत देने वालों में पियाजे का नाम आता है, तो ब्रूनर का भी आता है। संरचनावाद का क्या मतलब है? संरचनावाद एक वाद है, एक सिद्धांत है, सिद्धांतों का एक समूह है जो यह एजम्पशन करता है, यह धारणा है उसकी कि बच्चा जो है वह अब रटता नहीं है, चीजों को रटता नहीं है, वह अनुभव, अपने प्रेजेंट अनुभव या पास्ट अनुभव के द्वारा अपने से ज्ञान की रचना करता है। फॉर एग्जाम्पल, यह जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं हूबहू आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। आप अपने पूर्व नॉलेज, पूर्व अनुभव और वर्तमान में जब आप समझ पा रहे हैं उसके आधार पे जो आप खुद से समझ रहे हैं वही आप समझ पा रहे हैं। मतलब आप अपने स्तर पर ज्ञान की रचना अपने मन में कर रहे हैं। अगर आपको उसको लिखने को, बताने को कह दिया जाए तो जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है, जो आपने रचना अपने मन में किया है वही आप बता पाएंगे। मैं जो बता रहा हूं वह आप नहीं बता पाएंगे अगर आप रटे ना तो। फिर आगे तो इसको कहते हैं कि ज्ञान की रचना करना। तो जो लर्नर है, जो शिक्षार्थी है, जो सीखने वाला है, वह एक्टिव लर्नर होता है, सक्रिय होता है। वह अपने पूर्व अनुभव या वर्तमान अनुभव के आधार पर ज्ञान की रचना करता है, और उस ज्ञान की रचना के आधार पर वह क्या करता है कि इन्वायरमेंट से अपने साथ सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है। फिर यहाँ पे एक चीज और, अभी इसके पहले मैंने इरिक इरिक्सन का सिद्धांत आप लोगों को भी बताया था कि इरिक इरिक्सन ने के सिद्धांत को साइको सोशल लर्निंग कहते थे। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या ब्रूनर ने सोशल लर्निंग को, सोसाइटी को संज्ञानात्मक विकास में या कंस्ट्रक्टिव विजन में, संरचनावाद में महत्व दिया है? जी हाँ, बहुत ही ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने यह माना है कि जो इन्वायरमेंट है जिसमें बच्चा रह रहा है, कोई सोसाइटी होती है, वो उसी का इन्वायरमेंट होता है, उस सोसाइटी का बच्चे के लर्निंग पर, उसकी ज्ञान की रचना पर प्रभाव पड़ता है। जिस हिसाब से उसके साथ वो डील करता है उस हिसाब से उसके नॉलेज में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं तीनों स्टेज के बारे में। उसको हम उदाहरण से ही समझेंगे, बहुत शॉर्ट में, और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहली स्टेज है इनेक्टिव स्टेज, जिसको एक्शन बेस्ड कहते हैं, जिसकी उम्र है 0 से 2 साल। 0 से 2 साल की जो स्टेज है, यह जो है पियाजे की शुरू की जो स्टेज है, कौन सी स्टेज थी? सेंसरी मोटर स्टेज, उससे बिलोंग करती है, आप जोड़ सकते हैं। उसमें मैंने बताया था, इसमें 2 शब्द थे, सेंस और मोटर, संवेदी, गामक। कोई भी चीज बच्चे को संवेदना पर, अगर उसके संवेदी अंगों के द्वारा वो ग्रहण करता है तो उसे जो चीज आती है, शुरू में बच्चा बोलता तो है नहीं, तो वो क्या करता है, अपने एक्शन के आधार पर, अपनी गामक क्रियाओं के द्वारा हाथ पैर चला के उसकी अभिव्यक्ति करता है। तो क्या है यहाँ पर, कैसा प्रतिनिधित्व हो रहा है? जो इन्वायरमेंट से कोई भी चीज बच्चा समझ रहा है उसके आधार पर वो कैसे प्रतिनिधित्व कर रहा है? एक्शन के आधार पर प्रतिनिधित्व उनका करता है। कोई भी संवेदी अंगों के द्वारा उसे जो सूचना मिलती है उसे हाथ पैर हिला के रो के बताता है। इसे कहते हैं एक्शन बेस्ड, इसे कहते हैं इनेक्टिव स्टेज।
जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चा लेटा हुआ है, अचानक से उसको कोई चीज़ चुभने लगेगी, कोई चीज़ धूप लगने लगेगी, उसके सेंस आर्गन्स के द्वारा सूचना उसको जाएगी, उसको परेशानी होगी तो वह रोना शुरू कर सकता है, चिल्लाना शुरू कर सकता है, इधर उधर लुढ़कना शुरू कर सकता है। तो यह जो लुढ़कना है, चिल्लाना है, एक गामक एक्टिविटी है, एक्शन करता है बच्चा, इसलिए इसको एक्शन बेस्ड स्टेज कहते हैं। यह 0 वर्ष से 2 वर्ष के बीच की होती है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज है उसे कहते हैं आइकोनिक स्टेज इमेज बेस्ड है। यह इमेज बेस्ड प्रतिमा आधारित है। प्रतिमा आधारित का मतलब इसमें जो बच्चा लर्न करता है चीजें, वह प्रतिमा के आधार पर उसका प्रतिनिधित्व बच्चे के माइंड में होता है। कैसे? इसमें ऐसा होता है कि जैसे उदाहरण हम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसकी उम्र जो है 2 से 7 साल की है। 2 से 7 साल का कोई भी बच्चा होता है, इस उम्र में बच्चे ड्राइंग पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बच्चा चित्र किसी पेड़ का बना रहा है तो उसके दिमाग में पेड़ का चित्र होता है, एक इमेज उसके दिमाग में बनती है, वह उसे मेमोराइज करके, उसको याद करके पेंसिल से किसी भी कॉपी पे उसका चित्र बनाता है। तो मतलब ये कि पेड़ का चित्र उसके दिमाग में पहले से बना हुआ है, उसके आधार पर वह उस चीज को बनाता है। मतलब दिमाग में जो उसकी चीजें चलती रहती हैं, उसी के आधार पर उसकी ड्राइंग बनती है। इसे कहते हैं इमेज बेस्ड। यहाँ पर जो भी सूचना एनवायरनमेंट से बच्चे को प्राप्त होती है, उसकी एक इमेज, एक प्रतिमा के रूप में उसका प्रतिनिधित्व बाइंड करता है और दिमाग में एक प्रतिमा उसकी बन जाती है। इसलिए इसको कहते हैं इमेज बेस्ड स्टेज। यह 2 से 7 साल की होती है। और अगली स्टेज जो है वह है एक्शन बेस्ड हो गई, इमेज बेस्ड हो गई। अगली है लैंग्वेज बेस्ड, जिसको कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज। दूसरी स्टेज को आइकोनिक कहा गया। आइकोनिक शब्द आइकन से बना है। जो कंप्यूटर में आइकन्स होते हैं, छोटे छोटे इमेज होते हैं, उससे भी आप कल इसको जोड़ के समझ सकते हैं। तीसरी स्टेज है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज क्या है? सिंबॉलिक स्टेज जो है वह है भाषा आधारित। यह 7 से 12 साल के बच्चे के साथ होती है। अब देखिए क्या है इसमें। सिंबल मतलब सिंबल जो है वह एक कोई न कोई अर्थ लिए रहता है। उसी तरीके से शब्द जो है वह कोई न कोई अर्थ लिए रहता है। जैसे शब्द है पेड़, पेड़ एक अपना एक अर्थ लिया है। बाजा, बाजा एक अर्थ लिया है। हर शब्द की एक परिभाषा है, हर कीटम की एक परिभाषा है, वह अपने साथ कोई न कोई अर्थ लेके शब्द रहता है। तो इस स्टेज में यह चूंकि 7 साल के बाद की अवस्था होती है, यह नॉर्मली बच्चे, यह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो पियाजे की है और लास्ट जो ऑपरेशनल स्टेज है उससे बिलोंग करती है। इसमें बच्चा क्या करता है? अमूर्त चिंतन करना शुरू कर देता है और वह अपने थिंकिंग के आधार पर चीजों को क्रिएट करता है। इसमें आप समझ पा रहे हो कि चूंकि भाषा आधारित है, भाषा आधारित होने से इसका साफ तात्पर्य है कि इसमें बच्चा कोडिंग डिकोडिंग करना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा, उसके सामने कोई चीज नहीं भी है तब भी उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, वह कल्पनाशील चिंतन करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि 11th-12th में जो क्वेश्चन्स उठते हैं, माना कि x की उम्र, मान के जो चीज़ें चलती हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, माना कि x की उम्र 25 वर्ष है, y की 28 वर्ष है, x y से 5 वर्ष बड़ा है, इस तरीके से चीज़ें मान के, तो यह क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें बच्चा करना शुरू कर देता है। और इसमें जो प्रतिनिधित्व है मन में उठने वाली चीज़ों का, वह भाषा के आधार पर होती है। और मैंने आपको बताया कि भाषा में कितने सारे शब्द होते हैं, उन शब्दों का हर का एक परिभाषा होती है, एक विशेषता होती है, एक अर्थ होता है, उसे कहते हैं सिंबल। उसे हर सिंबल का एक अर्थ होता है, इसे कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज, या इसको लैंग्वेज बेस्ड स्टेज कहते हैं, या इसको कहते हैं सिंबॉलिक स्टेज। तो इस तरीके से ये तीनों अवस्थाएं हैं जिसमें व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व है सेंसरी ऑर्गन से प्राप्त होने वाली चीज़ों का, वह एक्शन के आधार पर, उसके बाद इमेज के आधार पर, उसके बाद भाषा के आधार पर या सिंबल के आधार पर होता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि जो सिंबल है उनका एक अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल का एक सिंबल बना है, उसका एक अर्थ है। उसी तरीके से स्कूल का सिंबल बना है, उसका एक अर्थ है। आप रोड में चलते हैं, उसमें दाएं बाएं जाने का, टर्न का, उतार चढ़ाव का, मोड़ का सारा सिंबल, सारा पूरा साइन सिंबल बना होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, उनका एक न एक अर्थ है। और इस स्टेज में बच्चा उन सिंबल्स को देख के उनसे संबंधित भाषा
का ज्ञान करके और दोनों को इंक्लूड करके जोड़ के उसको आसानी से समझ लेता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेता है। अब दो कॉन्सेप्ट और इस सिद्धांत में ब्रूनर के इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला सिद्धांत है डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग का अर्थ होता है अन्वेषण करके सीखना। इसमें चूंकि बच्चा रट नहीं रहा है चीजों को, इसलिए वो अपनी पूर्व अनुभव और प्रेजेंट अनुभवों के आधार पर चीजों को एक्सप्लोर करता है, खोजता है, अपने दिमाग से वो चीजों को देखता है। वो कोई चीज पढ़ता है तो उसको लगता है अगर ये ऐसा हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, और उसको वो अपने हिसाब से अपने ठीक से, जैसे आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं तो वह किसी के बताए हुए स्टाइल पे नोट्स नहीं बनाते, आप अपने तरीके से चीजों को याद करते हैं, अपने हिसाब से उसकी ट्रिक्स खोजते हैं। तो यह है आपका अपना अन्वेषण। इसी तरीके से आपके अंदर एक शोध करने, रिसर्च करने की एक प्रवृत्ति डेवलप होने लगती है, इसे कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग जो है यह ब्रूनर के द्वारा दिया गया एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद लास्ट में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, स्पाइरल कैरिकुलम का। स्पाइरल कैरिकुलम, इसको इंग्लिश में ही आप लोग याद रखिए, स्पाइरल कैरिकुलम। स्पाइरल ऐसे बना हुआ होता है, आप लोग देखे होंगे। तो स्पाइरल कैरिकुलम को ब्रूनर ने बताते हुए यह बताया था कि इसमें कोई भी जो सिद्धांत है वह सिद्धांत एक ही सिद्धांत, एक ही तरह का सिद्धांत, एक ही तरह का कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाया जाता है, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाता है और उसमें साल दर साल, अगले साल जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टैंडर्ड है, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तो हर क्लास में उसकी डिफिकल्टी लेवल जो है वह बढ़ती चली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैथमेटिक्स टीचिंग में क्या होता है, शुरू में बच्चे को प्लस करना सिखाया जाता है, जोड़ना फिर घटाना, और उसके बाद अगले क्लास में पहले 1 डिजिट का प्लस होता है, 3 धन 2 बराबर 5, 3 + 2 = 5। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग 32 + 46, इस तरीके से 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का हमने जोड़ने में भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी। इसे कहते हैं कि स्पाइरल कैरिकुलम। सेम कॉन्सेप्ट को जटिल करते चले जाने को स्पाइरल कैरिकुलम कहते हैं। उसके बाद जोड़ के बाद घटाना, घटाना के बाद गुणा, गुणा के बाद भाग, हम लोग इसको जटिल करते हुए चले जाते हैं, इसे कहते हैं स्पाइरल कैरिकुलम, जटिलता स्तर को बढ़ाना। तो यह स्पाइरल कैरिकुलम भी ब्रूनर के सिद्धांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको भी आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब इस तरीके से जो ब्रूनर का सिद्धांत है उसमें यही सारी चीजें पूछी जाती हैं, पियाजे के सिद्धांत से जोड़ के भी चीजें पूछी जाती हैं परीक्षा में, और जो 2-3 और कॉन्सेप्ट थे, डिस्कवरी लर्निंग, स्पाइरल कैरिकुलम, उसको भी मैंने बता दिया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं, और ऐसे ही शार्ट में ही जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो निश्चित है कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न टीचिंग में, बीएड में, टेट में पूछे जाते हैं, इसको आप आसानी से कर लेंगे, और एक इसकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट अगर आपके अंदर हो गया, इससे मिलते जुलते जो टीचिंग में या टीचिंग पेडागोजी में प्रश्न आते हैं उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत जल्दी ही लेके आएंगे। थैंक यू।